तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हालांकि कीड़े उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होते हैं और न्यू मून भी वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और पीछे घूमकर देखती है तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर उन कीड़ों को मार रहा होता है और साथ ही वहां पर अपनी बॉडी को खुद ही जख्मी कर रहा होता है। जब वो अपनी बॉडी को जख्मी कर रहा होता है तो उसका ब्लड वहां पर निकल रहा होता है और इसी के साथ ही वो उसका ब्लड जो होता है कीड़ों के ऊपर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से कीड़े जो होते हैं पॉइजनाइड हो जाते हैं और कीड़े मर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जियोन की बॉडी के अंदर पॉइजन है और इस बात से न्यू मून भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तुम्हारा जियोन जो होता है फिर से अपने नाइफ को उठाता है, अपने हाथ के ऊपर दंसा देता है। वो अपने हाथ में नाइफ से अपने हाथ को जख्मी करने के बाद अपने हाथ को वहां पर हिलाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है कीड़ों के ऊपर छिड़कना स्टार्ट करता है। वो ब्लड जैसे वहां पर कीड़ों के ऊपर गिरता है तो वो कीड़े वहां पर मरना शुरू हो जाते हैं और कीड़े उसके करीब भी नहीं आते। न्यू मून इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो यहाँ पर अपने ब्लड को अपने ऊपर पोर कर रहा है। तुम्हारा जियोन अपना हाथ अपने ऊपर उठाकर करता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी वहां पर ब्लड में कवर हो जाती है ताकि वो कीड़े जो है उसके करीब भी ना आए, क्योंकि उसका ब्लड पॉइजनस होता है। तो न्यू मून कहती है ये तो वाकई में एक पागल इंसान है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने तो यहाँ पर अपने पॉइजन को यूज कर लिया इन कीड़ों को डिस्पेल करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे कैसे बचोगी। जियोन जैसे आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही वो शामन जो होती है वो साइड के ऊपर जंप करती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। जब वो नीचे गिर जाती है तो उसका बेस जो होता है ऊपर उड़ रहा होता है, तो वो उसे कहते हैं कि माउंटेन पियर्सिंग शील्ड बेस, चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ ही ऊपर से एक जबरदस्त रोल लगाता है, हमारे जियोन के ऊपर अटैक करता है। वो वहां पर कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जैसे वहां पर उन सभी को ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी कीड़ा हमारे जियोन के करीब नहीं पहुंचता, क्योंकि वो सभी लोग ब्लड की वजह से डर रहे होते हैं, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर पॉइजन होता है। तो शामन कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गई हूँ। इसने अपनी बॉडी को अपनी ब्लड से कवर कर लिया, जिसकी वजह से कीड़े इसके करीब नहीं पहुंचने। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर को यूज करना पड़ेगा, और वो स्पिरिट पावर कमांडिंग मेथड को यूज करती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करना है। जैसे वो स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बारे में सोच रही होती है, इसी के साथ हमारा जियोन दूसरी तरफ से अपनी पुलिंग टेक्निक को यूज करता है। वो अपनी पुलिंग टेक्निक को यूज करता है और रिचुअल ऑफ अटैचमेंट को यूज करते हुए वहां पर सामने की तरफ से कुछ चीज को खींचने की कोशिश करता है। तो वो क्या चीज खींच रहा होता है, वो उसके माउंटेन पियर्सिंग शील्ड बीस्ट को खींच रहा होता है और उसका बीस्ट जो होता है सीधा उसके हाथ के अंदर आ जाता है और हमारा जियोन उसकी गर्दन अपने हाथ में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि न्यू मून अपनी टेक्निक को वहीं पर छोड़ देती है और वहीं पर शांत हो जाती है, जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ी सी शांति हुई है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। और इसी के साथ ही शामन जो होती है भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर मेरे बैशाल बीस्ट को छोड़ दो, इसे जान से मत मारना। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जियोन उसकी गर्दन दबाता है। जब उसकी गर्दन दबाता है तो दूसरी तरफ उससे भी वहां पर दर्द होता है, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ फैमिलियर हैं। अगर स्पिरिट को नुकसान पहुंचेगा तो उसके मास्टर को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसी के साथ ही वहीं पर वो गिरने लगती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि ये क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिलियर स्पिरिट है, और जहां पर अगर यहाँ पर स्पिरिट को नुकसान पहुंचता है तो मास्टर को भी पेन होता है। लेकिन न्यू मून वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। माउंटेन पियर्सिंग शील्ड बीस्ट जो होता है, जिसका शेल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपली अपनी मुट्ठी को बंद करके उसकी गर्दन नहीं दबा सकता। लेकिन जैसे ही वहां पर अपनी आंख को यूज करते हुए सामने की तरफ देखते उसे दिखाई देता है कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसके अंदर जो डिमोनिक एनर्जी होती है वो जियोन की बॉडी के अंदर अपने आप एब्जॉर्ब हो रही होती है। और इस बात से न्यू मून बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक डिमोनिक बेस की डिमोनिक की को कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो वो कहती है कि ये तुम कैसे कर पा रहे हो, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो जब उसकी तरफ घूरकर देखते हैं उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर से तो बहुत सारी डेथ की एनर्जी निकल रही है, ऐसी एनर्जी जो कि सिर्फ और सिर्फ डेड स्पिरिट्स की बॉडी के अंदर से निकल सकती है। तो वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गई हूँ। और दूसरी तरफ हमारा जियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी जा रही होती है। जियोन कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी डिमोनिक बेस को अपने हाथ में पकड़ा है, लेकिन इसकी डिमोनिक एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इस बेस के अंदर तो डिमोनिक एनर्जी है भी बहुत ज्यादा। अगर मैंने सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर मैं अपनी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कोर बना पाऊंगा, और अगर कोर बना लिया तो फिर मैं मार्शल आर्ट्स को यूज कर पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर जब लोगों को मारता हूँ तो उनकी बॉडी के अंदर से जो डेथ एनर्जी निकलती है मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसके साथ ही न्यू मून से बीच में टोकती है और कहती है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम यहाँ पर इसी तरह करते रहे, अगर तुमने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो मेरा बीस्ट यहाँ पर मर जाएगा, प्लीज स्टॉप। तो हमारा जियोन आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ डील करना चाहोगी। और इसी
के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर लेडी सियोक जो होती हैं वो खुद चलकर हमारे थर्ड यंग मास्टर के मैनर की तरफ आ रही होती है और उसके गार्ड से कहते हैं कि मैडम बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आपको अपने रूम में वेट करना चाहिए। कि मैडम उसे कहती है कि मैं यहाँ पर रोज वेट नहीं कर सकती, मैं देखना चाहती हूँ क्या है वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या उस लड़की ने वहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मार दिया होगा या नहीं। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है वो लड़की यहाँ पर कुछ हद तक तो थर्ड यंग मास्टर को जख्मी कर देगी और उसके बाद मैं खुद जाकर उस लड़के को मार डालूंगी और साथ ही मुझे वहां पर से वो दोनों मैनुअल्स मिल जाएंगे। अगर वो मैनुअल्स मुझे नहीं मिलते तो उसके बाद मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि किसी और को वो दोनों मैनुअल्स ना मिले, यानी कि वो दोनों सीक्रेट बुक्स ना मिले, ताकि कोई यहाँ पर उनको हासिल करने के बाद नया सेक्टर लीडर ना बन जाए। सेक्टर लीडर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा बन सकता है, अगर मेरा बेटा सेक्टर लीडर नहीं बनेगा तो कोई सेक्टर लीडर नहीं बन सकता। और इसी के साथ ही उसकी नौकरानी से कहते हैं कि मैडम वहां पर देखिए शाम आ रही है और न्यू मून जो होती है वहां पर थर्ड यंग मास्टर के पैलेस से निकल कर आ रही होती है। तो जैसे वहां पर उनके सामने आकर खड़ी होती है वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद जहां पर हम लोग सक्सेसफुल रहे, इसने थर्ड यंग मास्टर को मार दिया है। तो ये बात सुनने के बाद ही वो लोग उसके नौकर जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपका बेटा यहाँ पर नया सक्सेसर बनने वाला है क्योंकि थर्ड यंग मास्टर मर चुका है, आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई है। लेडी सियोक भी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी का दिन है। लेकिन इसी के साथ ही शामन जो होती है न्यू मून उसके सामने आकर खड़ी होती है और आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो वो कहती है कि ये क्या यहाँ पर आकर चुपचाप खड़ी क्यों हो गई, और साथ ही उसे कहती है न्यू मून क्या हुआ, तुम यहाँ पर हमें क्या बताने वाली हो, चलो जल्दी से बताओ कि तुमने थर्ड यंग मास्टर को मार दिया। और इसी के साथ ही न्यू मून वहां पर जोर से चिल्लाकर कहती है प्लीज मैडम मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर फिनिक्स पवेलियन की तरफ से आपसे माफी चाहती हूँ कि फिनिक्स पवेलियन आपके इस मिशन को पूरा नहीं कर सकती। आपने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारने की हमें सुपारी दी थी लेकिन हम लोग आपके इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। और वो चिल्लाकर कह रही होती है ताकि आसपास के लोग जो हैं वो इसकी बात को सुन सकें। और ये बात सुनने के बाद मैडम सियोक और उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इस तरह से शोर क्यों मचा रही है। इसी के साथ ही न्यू मून हमें बताती है कि उस दोनों में क्या डील हुई थी। तुम्हारे जॉन ने उसके साथ एक डील की थी, जॉन ने उसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर इस पंछी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ एक डील करनी होगी, तुम्हें बाहर जाकर लेडी सियोक को एक्सपोज करना होगा, तुम्हें चिल्लाकर सभी के सामने ये बात कहनी होगी कि उसने यहाँ पर मुझे मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, जिसकी वजह से लेडी सियोक के ऊपर इल्जाम आएगा कि उसने थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है। सुनने के बाद उसे कहती है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो यहाँ पर तुम्हारी फिनिक्स पवेलियन और साथ में लेडी सियोक इन दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर फिनिक्स पवेलियन के लोग मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर गद्दारी की है। हम लोग अपने मिशन को पूरा करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पैसे लिए थे तो मिशन को पूरा करना था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस मिशन को आधे में छोड़ देती हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर गद्दार हूँ और फिनिक्स पवेलियन के लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अपने पंछी को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर जो करना ही होगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा माउंटेन पियर्सिंग बेस तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हें ये करना ही है। और इसी के साथ ही हमारी जो न्यू मून होती है वो फिर से चिल्लाकर कह दिया कि लेडी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग फिनिक्स पवेलियन के लोग यहाँ पर आपके मिशन को पूरा नहीं कर सकते, हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। हमें ये कहा था कि यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर किसी इवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया, इसी वजह से आप चाहती हैं कि हम उसे मार डालें, लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर किसी इवल स्पिरिट ने कब्जा नहीं किया, आप बस ऐसे ही उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मरवाना चाहती हैं, इसी वजह से प्लीज माफ करिएगा, हम लोग आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर से रिमूव करते हैं। और जैसे वो चिल्लाकर ये वाली बात कर दिया तो वहां पर आसपास की लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं, सभी लोग जो होते हैं वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये बाहर कौन चिल्लाकर कह रहा है, लगता है कोई फर्स्ट लेडी से ये कह रहा है कि फर्स्ट लेडी ने थर्ड यंग मास्टर को मरवाने के लिए किसी शामन को बुलाया है। तो सभी लोग कहते हैं कि आउटर हाल मास्टर जल्दी से यहाँ पर आए, सोल्जर्स को बुलाएं, लेडी सियोक को पकड़ना होगा, कहीं वो थर्ड यंग मास्टर को मरवा ना दे। इसके साथ ही लेडी सियोक बेचारी जो होती है वो बहुत ही बुरी फंस जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है और कहती है कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इतनी बुरी सिचुएशन में फंसाने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लेडी सियोक बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी हैं क्योंकि इस वक्त आउटर हाल के लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लेडी सियोक कहाँ पर है। तो इसी के साथ न्यू मून को दिखाता है कि वो बड़े आराम से वहां पर से खिसक जाती है और जाकर हमारे जियोन से कहती है कि तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा जियोन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही वो उसे कहता है कि ये लो अब तुम्हारा पंछी तुम्हें वापस मिल जाएगा। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये चीजें इस तरह से खराब हो जाएंगी। पहले तो यहाँ पर अब पूरी की पूरी मार्क फैमिली मेरे खिलाफ हो गई और दूसरी तरफ से फिनिक्स पवेलियन के लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने बीस्ट को बचाने के लिए फिनिक्स पवेलियन को धोखा दिया है। वो सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, मैं इससे बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगी। मुझे यहाँ पर अपने बीस्ट को लेना चाहिए और यहाँ पर से कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि मैं यहाँ पर से जा सकूँ। तो वो उसे कह दिया कि चलो आप जल्दी से मेरे बीस्ट को मुझे वापस कर दो। तुम्हारा जीवन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें ये वापस
एडवाइस दूं, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमारा जियोन वहाँ पर उसे क्या कहता है, जियोन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम चैमे मोरियो के बारे में बताओ। तो वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ चैमे मोरियो के बारे में जानना चाहती हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर इनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिमोनिक मॉन्क है और इसके अलावा तुम यहाँ पर बर्ड हेड को कंट्रोल कर सकती हो। तो मैं यहाँ पर इसी तरह के बीस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर मेरे पास भी यहाँ पर इस तरह का कोई बीस्ट हो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो साथ ही वो सोच रही होती है कि इसके पास यहाँ पर एक स्पिरिट नहीं है बल्कि इसके पास दो स्पिरिट है। वो अपनी आंख की मदद से वहां पर देखती है, दूसरी स्पिरिट को वो देख नहीं पा रही होती क्योंकि उसका पावर लेवल ज्यादा होता है। तो वो कहती है कि इसके पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग निकल रही है, एक स्ट्रिंग तो यहाँ पर इस डिमोनिक मॉन्क के साथ जुड़ रही है और दूसरी स्ट्रिंग पता नहीं कहां पर जाकर जुड़ रही है जिसे मैं देख भी नहीं पा रही। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा जियोन उसके जो पंछी होता है उसकी गर्दन मोड़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ पर बताने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही हो, चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करती हूँ। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि यहाँ पर चैमे मोरियो के 6 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो ओमनियस लेवल होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेंज बीस्ट आते हैं, मिथिकल बीस्ट आते हैं, डिमोनिक बीस्ट आते हैं, सैक्रेड बीस्ट आते हैं, डिवाइन बीस्ट आते हैं। तो जहाँ पर ओमनियस बीस्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्मॉल लेवल के होते हैं और ये छोटे मोटे डिजास्टर्स फैला सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बीस्ट आते हैं उनके लेवल्स हायर होते हैं। और जैसे जैसे तुम डिवाइन लेवल पर पहुंचते हो, डिवाइन लेवल का बीस्ट जो होता है वो सिर्फ एक बार सक्रिय करके पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, वो इतने पावरफुल होते हैं। हमारी फीनिक्स पवेलियन में मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर ये वाले बीस्ट है, यानी कि ऐसे स्पेशल बीस्ट हैं, और हम में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग इस तरह के बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से एक जो है उसका नाम गोआ है। गोआ जो है वो यहाँ पर हाल मास्टर के साथी है। हाल मास्टर के साथी और उनके पास एक बहुत ही स्पेशल बीस्ट है जिसे लुवु माउंटेन कॉल्ड गू डाओ कहते हैं। मुझे उस गू डाओ के फुल एक्सटेंट के बारे में तो नहीं पता कि वो बीस्ट क्या कर सकता है और वो कितना पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट है। और दूसरा जो बीस्ट है वो इस वक्त हमारे फीनिक्स हाल मास्टर के पास है। फीनिक्स हाल मास्टर के पास एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो बीस्ट इतना पावरफुल है कि उसी बीस्ट की वजह से वो हमारे हाल मास्टर हैं। फीनिक्स पवेलियन के जितने भी एल्डर्स हैं सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे डरते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी बीस्ट की वजह से, लेकिन लगता है कि वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल का है। तो हमारा जियोन से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हाल मास्टर के पास एक सेक्रेट लेवल का या डिवाइन लेवल का बीस्ट हो सकता है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्रेट लेवल और डिवाइन लेवल्स ये सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में है, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनी गई हैं। हमने कभी यहाँ पर अपनी जिंदगी में इस तरह के बीस्ट नहीं देखे और ये बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हाल मास्टर के पास या तो एक डिमोनिक लेवल का बीस्ट हो सकता है या फिर मिथिकल लेवल का बीस्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा हायर है। और साथ ही अपने पास वो एक बुक निकालती है और कहती है ये एक बहुत ही स्पेशल बुक है जिसे मैंने खुद लिखा है, तो तुम यहाँ पर मिस्टिकल बीस्ट के बारे में इस बुक को पढ़ सकते हो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वो उस बुक को ओपन करता है और वहां पर उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। वहां पर फिनिक्स हाल के अंदर कितने शामन्स हैं और शामन्स के पास कौन कौन से बीस्ट हैं वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। पर जियोन वहां पर सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी यहाँ पर एक अपना चैमे मोरियो होगा तो फिर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर चैमे मोरियो को यूज करके अपने एनिमी को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो वो उसे कहते तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही वो उसके पास उसके बीस्ट वापस दे देता है और कहता है लीजिए तुम्हारा माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट में वापस देता हूँ। और वो उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और इसी के साथ ही वो वहां पर से चली जाती है। उसके वहां पर चले जाने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से होती है और कहती है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसने मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। और दूसरी तरफ लेडी सीओ को आउटर हाल मास्टर के जो लोग होते हैं वो पकड़कर ले जाते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है। और तुम्हारा जियोन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये बहुत ही कमाल की बात है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा लकी है, मैंने लेडी सीओ को भी यहाँ पर पकड़वा दिया और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोर भी शेप ले रही होती है। तो वो कहता है कि उस बीस्ट के अंदर से जितनी डिमोनिक एनर्जी को मैंने ऑब्जर्व किया था उसकी मदद से मैं अपनी बॉडी में अपनी कोर बना सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर अपनी कोर बना पाऊंगा तो उसके बाद मैं अभी मार्शल आर्ट्स को यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद तो यहाँ पर वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही गोचान उसे कहता है क्या तुम वाकई में इसे जिंदा छोड़ रहे हो? तो हमारा जोन उसे कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? तो वो उसे कहता है कि ये एक शामन है और मुझे लगता है कि अगर एक शामन तुम्हारे खिलाफ ग्रज रखेगा तो कल को ये वापस आ सकती है बदला लेने के लिए, तुम्हारी कमजोर सिचुएशन में तुम्हारे पर अटैक कर सकती है। तो वह जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको मारना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है ब्लू स्पिरिट अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है अपने वादे को पूरा करने की, तुमसे कहा था ना कि हम दोनों की शर्त जो है वो पूरी होगी, तो तुम यहाँ पर आप अपने वादे को पूरा करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं अपने वादे को पूरा करूंगी। जबकि इसी के साथ ही गोचान वहां पर उसकी बातें सुन रहा था और कहता है कि ये किससे बात कर रहा है, यहाँ पर इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, ये किससे कह रहा है कि अपना वादा पूरा करो। और इसी के साथ ही पीछे से बहुत ही डार्कनेस की एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और उसे कहती है कि ठीक है मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तो यहीं पर दिखाता है कि न्यू मून जो होती है वो जंगल में चलती हुई जा रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी। फिनिक्स पवेलियन के लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, मैं वापस भी नहीं जा सकती। ये सब कुछ मॉक यंगमून की वजह से हुआ है, यानी मॉक फैमिली के थर्ड यंग मास्टर की वजह से हुआ है। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, लेकिन मैं सबका बदला लेकर आऊंगी, मैं जल्दी वापस आऊंगी और उसके बाद मैं तुमसे बदला लूंगी। लेकिन इसी के साथ उसे झटका लगता है, वो जल्दी से
से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटती है और कहती है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। फिर साथ ही वो अपनी आंख को यूज करते हुए वहां पर देखती है और कहती है कि ये क्या किसी ने यहाँ पर रिवर्स ब्लड की टेक्निक को यूज किया है, लेकिन कोई रिवर्स मर्डर की टेक्निक को यहाँ पर कैसे यूज कर सकता है। और इसी के साथ उसकी आंखों से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो कहती है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, इस दुनिया में इतनी पावरफुल और ओमनियस इवल स्पिरिट कैसे हो सकती है। क्योंकि इसी के साथ ही हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है पीछे से निकलती है, अपने हाथ उसके कानों के ऊपर रखती है और उसे कहती है लड़की तुम्हारी जी आंख काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मुझे तुम्हारी जी आंख बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ ही वो अपनी उंगलियां उसकी आंख के अंदर दंसाकर उसकी आंख उखाड़ लेती है। तो जब वो न्यू मून की एक आंख निकाल देती है, इसी के साथ ही वो सामने की तरफ से उसके सामने उल्टा लटकती है और उसे कहती है तुम्हें अपनी एक आंख के बिना भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंख की जरूरत भी नहीं है। जबकि न्यू मून बेचारी को वहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये पावरफुल स्पिरिट जो है उसके लेवल से बहुत ज्यादा हायर होती है। और इसी के साथ उसकी आंख के अंदर से जो ब्लड निकल रहा होता है वो ब्लड जो होता है उसके मुंह के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और देखते ही देखते वो ब्लड पूरी तरह से उसके मुंह के अंदर भर जाता है और वो कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही और वहीं पर गिर जाती है। पता नहीं न्यू मून को इसने मार दिया या फिर जिंदा छोड़ दिया, लगता है कि मार दिया। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें आउटर हॉल का दिखाया जाता है, जहां पर आउटर हॉल के लॉ मास्टर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और लेडी सियोक उसके सामने कह रही होती है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं जहां पर थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश क्यों करूंगी, क्या तुम्हें वाकई में जहां पर इस बात के ऊपर भरोसा है कि मैंने जहां पर यह सब कुछ किया है। तो आउटर हॉल मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, जरा शांत हो जाओ। तो जैसे वो शांत होने का कहते हैं तो लेडी सियोक वहीं पर शांत हो जाती है। तो आउटर हॉल मास्टर सैंग उसे कहते हैं कि अगर तुमने जहां पर ये सब कुछ नहीं किया तो फिर बताओ कि वहां पर हुआ क्या। जैसे मैंने मेडिसिन हॉल में भी कल तुम्हारा शोर सुना था, वहां पर तुम क्या कर रही थी। तो लेडी सियोक उसे कहते हैं कि हाँ मैंने वहां पर थर्ड यंग मास्टर की एंट्री को बैन करवा दिया था, मैं नहीं चाहती कि वो मेडिसिन हॉल में जाकर फादर से मिले, यानी कि मैनर मास्टर से मिले। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि लास्ट टाइम तुमने एक शामन को बुलाया था मैनर मास्टर को रिकवर करवाने के लिए, लेकिन उसने मैनर मास्टर को मारने की कोशिश की और थर्ड यंग मास्टर ने उनकी जान बचाई थी, और अब तुम जहां पर उनकी एंट्री को बैन करवा रही हो कि वो जाकर अपने फादर से नहीं मिल सकता, ताकि तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए तुम फिर किसी शामन को बुलाकर मैनर मास्टर को ही मार डालो। बात सुनने के बाद लेडी सियोक चलाकर उसे कहते हैं कि मास्टर सैंग कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। इसी के साथ ही मास्टर सैंग उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि जरा शांत रहो। लेडी सियोक फिर से वहीं पर शांत हो जाती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि ये आउटर हॉल मास्टर सैंग जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेडी सियोक भी इसके सामने जो है वो ज्यादा बोल नहीं पा रही। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर सैंग जो होते हैं वो लेडी सियोक को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम थर्ड यंग मास्टर को मैनर मास्टर से मिलने क्यों नहीं दे रही, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर ने तो मैनर मास्टर की जान बचाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मैनर मास्टर को मारना चाहती हो। मैं यहाँ पर इस वाले इंसिडेंट को भी ओवरलुक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तुम थर्ड यंग मास्टर को कहीं मरवा ना दो, क्योंकि वहां पर हमने एक शामन को देखा था, पहले भी तुम एक शामन को बुला चुकी हो और इस बार भी एक शामन जो था वो थर्ड यंग मास्टर के रूम के अंदर घुस गया था, वहां पर जाकर उसने उसके ऊपर अटैक भी किया है। तुम्हें यहाँ पर कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। साथ ही वो से कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा फेयर रखने वाला हूँ। अगर यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की तरफ से कुछ हुआ है तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर सजा दूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सेकंड सन और उसके बाद थर्ड यंग मास्टर, मैं तीनों को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर से चली जाती है उसके बाद मास्टर सैंग वहां पर बैठे सोच रहे होते हैं अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। सेकंड सन और लेडी सियोक दोनों यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड यंग मास्टर को क्यों मारना चाहते हैं। थर्ड यंग मास्टर वो तो इनके कंपटीशन में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मैनर मास्टर बनने के लायक है तो वो फोर्थ यंग मास्टर है, जिसे मैन मास्टर बहुत ज्यादा पसंद करते थे और जिसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है और उसका डिपोजर भी यहाँ पर बिल्कुल अपने फादर की तरह है। ऐसी वजह से वो मैनर मास्टर बनने के लिए परफेक्ट है। अगर इन दोनों को किसी को मारना है तो वो फोर्थ यंग मास्टर को मारते, थर्ड को क्यों मारे हैं जिसके पास अब मार्शल आर्ट्स भी नहीं रही। कहा जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स उसके पास छीन चुकी है, या फिर कुछ ऐसा है कि थर्ड यंग मास्टर के पास कुछ ऐसा आ गया है जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग उसे अपना खतरा समझते हैं और उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर उस लड़के से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था तो मैंने उससे बात की थी। हमेशा जिस तरह से वो लड़का बात करता है आज उस लड़के ने मेरे साथ उस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि मुझे इस मसले को खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस लड़के ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसके अंदर बदल गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मैनर मास्टर जो होते हैं वहां पर उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं मैं खुद जाकर उस लड़के से अभी बात करके आता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जियोन का दिखाया जाता है कि जियोन अपने रूम में बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है, अपनी
कोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब किसी के साथ ब्लू स्पिरिट वहां पर वापस आ जाती है, जब वो वापस आती है तो इवल मॉन्क जो होता है उसे रिस्पेक्ट देता है और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट वहां पर हमारे जॉन की तरफ देखती है कि वो वहां पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, तो वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि इस लड़के को क्या लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी कोर बना सकता है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को सालों लग जाते हैं अपनी कोर को बिल्ड करने में, लेकिन ये लड़का यहाँ पर एक ही दिन में अपनी कोर बनाना चाहता है। ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। मुझे लगता है कि ये डेथ की एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी के अंदर अपनी कोर बना लेगा और ऊपर से इसने उस डिमोनिक बीस्ट माउंटेन पियर्सिंग शैल्ड बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसकी मदद से यहाँ पर अपनी कोर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर ये क्यूट फेस यहाँ पर रुइन होने वाला और उसी के साथ उसके करीब पहुंचे और उसे घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि हमारा जॉन अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो वो शर्माते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तो हमारा जॉन उसे कहता है क्या ये बात वाकई में सच है? तो वो उसे कहती है हाँ ये वाकई में सच है। इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो और सोचना बंद करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा चेहरा देख रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इसकी बैट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे इसके साथ बैट लगानी ही नहीं चाहिए थी। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था ये मॉन्स्टर यहाँ पर न्यू मून को बड़ी आसानी से हरा देगा और उस माउंटेन पियर्सिंग शैल्ड बीस्ट को अपने हाथ में पकड़ लेगा। अब मुझे यहाँ पर इसके साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे यहाँ पर कुछ चेक करना है। तो उसे कहती है बताओ तुम्हें क्या चेक करना है? जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी कोर को बना लिया है, लेकिन मैं इसको चेक कैसे करूँ कि मेरी कोर बन गई है कि नहीं? तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ही दिन के अंदर अपनी कोर बना सकते हो? अच्छा ठीक है, अगर जैसे जैसे तुमने यहाँ पर इस कोर को बना लिया होगा तो तुम्हें यहाँ पर अपने बैली बटन के नीचे एक एनर्जी का स्रोत दिखाई देगा, छोटा सा गोला दिखाई देगा जिसके अंदर एनर्जी जमा होती है। तुम्हारा जॉन वहां पर देखता है और उसे कहता है क्या ये ऐसे वाला है? तो जैसे वो उसकी तरफ घूर कर देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़की ने तो वाकई में कर लिया। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे जरा देखने दो। तो वो आसी के साथ ही अपनी उंगली आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी उंगली तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने वाली हूँ ताकि अंदर जाकर चेक करके आ सकूं। तो जैसे वहां पर अपनी उंगली को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने की कोशिश करती है, उसका हाथ उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बार बार अपने हाथ को उसके अंदर टैप करती है। तुम्हारा जॉन कहता है क्या हो गया? तो वो कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। जॉन कहता है बताओ ना क्या गलत है? तो इसी के साथ ही वो इवल मॉन्क से कहती है कोई मॉन्क यहाँ पर आओ, तुम भी यहाँ पर आकर ट्राई करके देखो। तो इवल मॉन्क वहां पर आता है और अपनी उंगली को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने की कोशिश करता है। वो दोनों यहाँ पर उसकी बॉडी को टच कर पा रहे होते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर इवल स्पिरिट्स हैं, तो इन्हें यहाँ पर किसी की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दोनों जो होते हैं उसकी फिजिकल बॉडी को टच कर रहे होते हैं। तो इवल स्पिरिट कहती है ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर अपनी उंगली को दंसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी फैमिलियर स्पिरिट हूँ, शायद इसी वजह से। साथ ही वो गोचान की तरफ देखती है और कहती है कि जरा इसको चेक करते हैं। और वापसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है अपनी उंगली को उसकी डेंटियान के अंदर दंसाती है, जिसकी वजह से गोचान वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी करता है और इसी के साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तुमने यहाँ पर कोर बना लिया, कोर बनाने के साथ ही तुम्हारी बॉडी जहाँ पर इनविंसिबल हो गई, यानी कि हम दोनों स्पिरिट जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने हाथ या फिर अपने आप को नहीं घुसा पा रहे। इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है, कोई वहां पर आया। तो मास्टर सैंग वहां पर आ जाते हैं। तो हमारा जॉन कहता है कि आप यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और उसे अंदर बुलाया जाता है। तो अंदर आने के बाद मास्टर सैंग के बारे में बताया जाता है। तो मास्टर सैंग के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ के एक बहुत ही वफादार एल्डर है। इनकी वफादारी को देखने के बाद इन्हें यहाँ पर आउटर हॉल का लॉ मास्टर बनाया गया था ताकि यहाँ पर कानून को मेंटेन कर सके। ये भी कहा जाता है कि जिसके पास यहाँ पर इसकी स्पोर्ट होगी वही फैमिली का नया मैनर मास्टर बनेगा, क्योंकि जिसको ये यहाँ पर स्पोर्ट दे देंगे वही नया मैनर मास्टर बनने के लायक होगा। इसी वजह से लेडी सियोक भी इसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाती, वो भी इससे काफी ज्यादा डरती है। मास्टर सैंग अंदर आने के बाद जॉन से कहता है कि तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर उठे हुए हो। तुम्हारा जॉन से कहता है कि आप भी तो यहाँ पर उठे हुए हैं और इसी के साथ ही वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद से कहता है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी एक शामन यहाँ पर तुम्हारे रूम के अंदर तक आ गया और इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम्हारा जॉन कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसे कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे माफी तो मांगनी चाहिए। तुम्हारा जॉन कहता है कि अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो वो बड़ी तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जॉन सामने से हिलता भी नहीं है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने के बाद उसके कंधे के ऊपर टैप करना स्टार्ट कर देते हैं। असल में वो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथ को आगे बढ़ाकर, फिर साथ उसके कंधे पे टैप करते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर इसी के साथ ही उठकर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे लगता है कि तुम्हें उस डैगर को यूज करना चाहिए था, जो डैगर मैंने यहाँ पर तुम्हें दिया था। तुम्हारा जॉन कहता है क्या डैगर दिया था? तो वो कहते हैं हाँ, मैंने यहाँ पर सभी जंग मास्टर्स को सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर एक एक डैगर दिया था कि तुम सभी लोग यहाँ पर उस डैगर की मदद से अपनी सुरक्षा कर सको। तुम्हारा जॉन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा होता है कि अगर गोचान यहाँ पर होश में होता तो वो मुझे बताता कि इसने डैगर दिया था या नहीं। इसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ वो डैगर उसको तो मैंने यहाँ पर अपने ड्रॉर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो मास्टर उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ये तो
बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहते हैं चलो शुक्र है कि तुम्हारे पास वो डैगर अभी भी मौजूद है, अगर तुमने उसे खो दिया होता तो फिर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हारा जॉन भी उसके साथ ही हंस रहा होता है। फिर साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहूँ उस डैगर के बारे में, चाहे मैं यहाँ पर कितना ही क्यों ना याद कर लूं, लेकिन मुझे यहाँ पर याद क्यों नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कोई डैगर दिया भी था या नहीं। तो मास्टर सैंग उसे कहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई डैगर दिया ही नहीं था। इसी के साथ ही मास्टर सैंग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे मास्टर सैंग उसके ऊपर अटैक करते हैं, जॉन इसी के साथ पीछे की तरफ जंप करता है। तो मास्टर सैंग उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर दो बड़ी गलती कर दी, तुम यहाँ पर एक इंपोस्टर हो, तुम थर्ड जंग मास्टर नहीं हो। थर्ड जंग मास्टर ने जब लास्ट टाइम फोर्थ जंग मास्टर के साथ बदतमीजी की थी, फोर्थ जंग मास्टर ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो गया है। अगर कोई अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है और वो जल्दी से फ्लिंच करता है या फिर डॉज करता है। लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ आगे हाथ बढ़ाया और तुमने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि तुम थर्ड यंग मास्टर नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि तुमने यहाँ पर डैगर के बारे में गलत कहा, तुम्हारे पास यहाँ पर डैगर नहीं है क्योंकि तुम थर्ड यंग मास्टर हो ही नहीं। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम मेरे साथ तुम कौन हो और अब जल्दी से अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। साथ ही उसके मैडियन पॉइंट्स को भी वहां पर ब्लॉक कर देते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हारे मैडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है ताकि तुम यहाँ पर अब हिल ना सको, तुम मूव नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें कन्फेस करना होगा क्या है तुम कौन और रियल का थर्ड यंग मास्टर कहां पर है। और हमारा जियोन जो होता है उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन साथ ही वहां पर डेविलिश स्माइल दे रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर अब उसके मैडियन पॉइंट्स को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर सैंग की किस्मत क्या निकलने वाली है। क्या मास्टर सैंग भी यहाँ पर मरने वाला है? जिसको यहाँ पर इसकी सच्चाई पता चल जाएगी वो जिंदा तो नहीं रह पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू डीमन के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैनर मास्टर जो होते हैं मास्टर सैंग वो हमारे जियोन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही उसकी मैडियन पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक कर देते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पर जियोन को सबड्यू कर दिया है। लेकिन जियोन इतनी आसानी के साथ सबड्यू तो होने वाला है नहीं। वो उनकी तरफ देखता है वहीं पर डिमोनिक स्माइल देता है और अपनी डिमोनिक स्माइल देने के साथ इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट आगे बढ़ो। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो पीछे वाली साइड से निकलती है और मास्टर सैंग की बॉडी के अंदर अपना हाथ धंसाकर उसके हार्ट को पकड़ लेती है। जब वो उसके हार्ट को उसकी बॉडी के अंदर ही पकड़ लेती है तो मास्टर सैंग वहीं पर रुक जाते हैं और वो हिल भी नहीं पा रहे होते क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत सा दर्द हो रहा होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट कहती है कि अब यहाँ पर जो मौत की भीख मांगेगा। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्लू स्पिरिट तुम्हारे पास इस तरह के स्किल्स भी हैं, मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी की बॉडी के अंदर अपना हाथ डालकर उसके हार्ट को पकड़ सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने अभी तक यहाँ पर देखा ही क्या, अभी तो तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि अब बताओ कि यहाँ पर इसका करना क्या है। तुम्हारा जियोन कहता है कि करना क्या है, पहले मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं। तुम्हारे जियोन ने वहां पर अपने लिए एनर्जी कोर भी बना ली होती है जिसकी वजह से अब उसके पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पावर आ गई होती है जिसकी वजह से मैडियन पॉइंट्स उसके ब्लॉक नहीं हो पा रहे होते। और साथ ही उसने यहाँ पर डेथ की एनर्जी को मैनिफेस्ट किया जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई स्पिरिट्स भी उसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को कोई कैसे दबा सकता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर वो लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी एक्सपोज हो गया, ये आउटर ला हाल मास्टर हम लोग इसे जान से नहीं मार सकते और ना ही यहाँ पर हम लोग इसे जिंदा छोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो डीमन मॉन्क से कहता है डीमन मॉन्क इसकी बॉडी के अंदर घुस जाओ। तो उसी के साथ डीमन मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से मास्टर सैंग वहां पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बंदा वाकई में फेक है, ये यंग मास्टर नहीं है, थर्ड यंग मास्टर नहीं है बल्कि थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर कोई और है। और इसी के साथ ही इवल मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है। जब वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो अब यहाँ पर उसका बंदा बन चुका है कि जैसे हमारा जियोन उसे कहेगा वो वैसे बिल्कुल सेम वैसे ही करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सुबह के वक्त कहा जाता है, सुबह के वक्त दिखाते हैं कि गोचान जो होता है सुबह के वक्त रूम के अंदर आता है। तो वो वहां पर आते वक्त उसे बाहर थर्ड यंग मास्टर के रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड दिखाई देते हैं जो कि आउटर ला हाल से होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या कार्य, और सभी लोग उसे रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं। वो कहता है कि ये हमेशा ही बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं और कभी यहाँ पर इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। इन्हें लगता है कि हम लोग छोटे मोटे गार्ड्स हैं और ये लोग आउटर ला हाल से, इसी वजह से हम लोग सबसे बेहतर हैं। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। इसी के साथ ही वहां उसके सामने एक कैप्टन खड़ा होता है, वो भी वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे कहता है मिस्टर गोचान अंदर आपका थर्ड यंग मास्टर इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर आ जाएं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो मास्टर सैंग वहां पर खड़े होते हैं। तो जियोन वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है जबकि मास्टर सैंग उसके पास खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर सब
कुछ क्या हो रहा है। तो हमारा थर्ड यंग मास्टर जो होता है यानी जियोन जो होता है मास्टर सैंग से कहता है कि मास्टर सैंग तुम यहाँ से जा सकते हो, और मास्टर सैंग वहां पर से बाहर चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद हमारा जियोन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइमिंग के ऊपर आए हो, ब्रेकफास्ट भी पूरे टाइम के ऊपर ही यहाँ पर आया है, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ आकर बैठो, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो वो कहता है कि लेकिन यंग मास्टर पहले मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर सैंग यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुन रहे थे और तुमने उन्हें ऑर्डर दिया और वो यहाँ से बाहर चले गए और उसके सारे साथी भी वहाँ पर बाहर ही खड़े हैं। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर आकर बैठो। तो जैसे वहाँ पर वो बैठता है तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है। तो गोचान उसे कहता है क्यों नहीं पूछे, तुम्हें क्या पूछना है। तो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स के बारे में बता सकते हो, मैं यहाँ पर अपनी मॉक फैमिली के बेसिक्स सीखना चाहता हूँ मार्शल आर्ट्स के, तो क्या तुम सिखा सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बेसिक सीखना चाहते हो। और इसी के साथ ही थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि हमारा जियोन जो होता है उसके पास जो सीक्रेट मैनुअल होता है उसके मुताबिक वहां पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है और इस बात से वो काफी हैरान होता है। ब्लू स्पिरिट से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स ही नहीं जानते तो फिर तुम यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है वो एडवांस लेवल की है, इसलिए पहले तुम्हें यहाँ पर इसके बेसिक्स को जानना होगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो तुम्हें बेसिक्स के बारे में सिखा सके। इसी वजह से वो अब यहाँ पर उससे गोचान से पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखा सकते हो। तो गोचान उसे कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ, तुम मॉक फैमिली की बेसिक टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हो। मॉक फैमिली की जो टेक्निक्स हैं सीक्रेट मैनुअल्स के अंदर लिखी हुई हैं और उनकी बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक फैमिली के लोगों को ही सिखाई जाती हैं। मैं मॉक फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी गार्ड, उसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन एक बात को याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर मॉक फैमिली की टेक्निक्स को सीख लेते हो और उसके बाद तुम मॉक फैमिली को छोड़कर चले जाते हो तो बाहर जाने के बाद अगर किसी को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास मॉक फैमिली की टेक्निक्स हैं तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम म्यूरियम वर्ल्ड में इतनी आसानी के साथ इन टेक्निक्स को जो किसी दूसरी फैमिली के लीनिएज है उनको यूज नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि इस बात का कोई मसला नहीं है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक फैमिली के यंग मास्टर्स या फिर मॉक फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही सिखाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ के डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हो तुम बाहर जाकर टेक्निक्स को यूज करते हो तो मॉक फैमिली के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही उसे बताता है कि इस वक्त ये टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लोग तुम्हें सिखा सकते हैं, फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर। इन तीनों के अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये वाली टेक्निक हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही मिलती है। तो जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। तो गोचान उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करेगा। अब वो बाकी के तीनों यंग मास्टर्स में से कोई भी यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसी के साथ हमारा जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें जाना होगा। तो इसी के साथ ही गोचान भागते हुए उसके पीछे आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम वाकई में किसी के पास जाने वाले हो, लेकिन तुम किसके पास जाने वाले हो। साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर किसी दूसरे यंग मास्टर से जाकर तुम ये बात कहोगे कि मैं यहाँ पर बेसिक्स के बारे में भूल चुका हूँ, जिस बेसिक्स की टेक्निक यहाँ पर सभी यंग मास्टर्स को दी गई थी, तो उन्हें तुम्हारे पर शक हो जाएगा। वो सभी लोग यही सोचेंगे कि तुम कोई फेक हो और असली का जो थर्ड यंग मास्टर है वो कहीं पर चला गया या तुमने उसे मार दिया है। तो जियोन कहता है कि ये तो उस बंदे से बात करने के बाद पता चलेगा जिसके पास मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन हम लोग किसके पास जा रहे हैं, और वो लोग वहां पर से बाहर आ जाते हैं कोर्टयार्ड में जहां पर फोर्थ यंग मास्टर होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या तुम्हें सिर्फ इसी के पास ही आना था, ये बंदा तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे और इसके दरमियान में जो झगड़ा हो गया था, यानी थर्ड यंग मास्टर और इसके दरमियान में जो झगड़ा हो गया था। इसी के साथ जियोन उसे हेलो बोलने लगता है तो गोचान उसे रोक देता है और कहता है कि जरा शांत हो जाओ, पहले यहाँ पर इस बारे में सोच लो। थर्ड यंग मास्टर ने इसकी माँ की इंसल्ट की थी जिसकी वजह से इसने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, तब से दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और ये इससे बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है लेकिन वो तो थर्ड यंग मास्टर ने किया था ना, मैंने तो नहीं किया। तो गोचान उसे कहता है लेकिन इस वक्त तुम ही थर्ड यंग मास्टर हो ना, तो उसे तो यही लगेगा ना कि तुम ही थर्ड यंग मास्टर हो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है कि 2 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। 2 साल पहले थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर चाहे गलती से यहाँ पर जानबूझ से उसने फोर्थ यंग मास्टर की माँ को यहाँ पर कमीनी कुतिया कह दिया था, और जब उसने उसे यहाँ पर कमीनी कुतिया कह दिया उसके बाद से फोर्थ यंग मास्टर से इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उस बेचारे की पसलियां टूट गई थी और साथ उसके बाजू और उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और उसके चेहरे की यानी उसका 1-2 दांत भी टूट गया था। उसने उसे नीचे गिरा रखा था, ऊपर बैठकर उसके ऊपर पंचेस मार रहा था। वो एक मॉन्स्टर की तरह है क्योंकि वो इस वक्त इतनी कम उम्र में 16 साल की उम्र में पीक राम में पहुंच चुका है, इसी वजह से बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि मैनर मास्टर के बाद यहाँ पर सबसे परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट यही है तो ये गलत नहीं होगा। तो ब्लू स्पिरिट भी इसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि लड़का काफी ज्यादा यूजफुल है। तो जियोन कहता है क्या तुम वाकई में ये देख सकते हो। तो वो कहती है हाँ ये लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इस लड़के की उम्र काफी ज्यादा कम है लेकिन
लेकिन ये वाकई में पीक राम में पहुंच चुका है। अगर मैं यहाँ पर जिंदा होती और मुझे यहाँ पर कोई डिसाइपल चूज करना होता तो मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बना लेती। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब जबकि दिन का टाइम है, दिन के वक्त में यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से तुम्हें इस लड़के से धीरे से बात करनी होगी और इसे गुस्सा मत दिलाना, कहीं ऐसा ना कि ये लड़का तुम्हें मार डाले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फोर्थ जंग मास्टर यहाँ पर जियोन की मदद करने को तैयार होगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।